आज हमारा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का अगला पार्ट रहेगा। पहले हम इसमें पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ और उसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग लॉर्ड इरविन के सामने रखी। लॉर्ड इरविन के सामने उन्होंने जो अपना पत्र लिखा उसमें वो मांगे जन सामान्य से, उद्योगपतियों, मजदूरों और किसानों से जुड़ी हुई थी। और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर 11 मार्च 1930 तक ये मांगे नहीं मानी गई, क्योंकि 11 मार्च 1930 एक डेडलाइन थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये मांग की थी कि 11 मार्च तक उनकी ये मांगे नहीं मानी गई तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि उन 11 मांगों में उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि अंग्रेजी सरकार ने जो भारत में नमक बनाया जाता था उस नमक पर टैक्स लगाना आरंभ कर दिया था। अब कोई भी भारतीय अपने घर पर नमक नहीं बना सकता था। इसके कारण महात्मा गांधी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी या डांडी एक तटीय कस्बा है या तटीय प्रदेश था गुजरात में, वहां तक की इन्होंने यात्रा की। और साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा 240 किलोमीटर थी, 240 किलोमीटर। तो महात्मा गांधी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ या सदस्यों के साथ, समर्थकों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की और लगभग ये 24 दिन तक ये यात्रा चली। और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी तट पर पहुंचे और उन्होंने वहां नमक बना करके अंग्रेजी सरकार के कानून को तोड़ा। जैसे जैसे महात्मा गांधी की यात्रा चली थी तो महात्मा गांधी बीच बीच में जब भी जहां रुकते थे तो उनके हजारों समर्थकों की भीड़ उनको देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। महात्मा गांधी ने जब 6 अप्रैल 1930 को कानून तोड़ा तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई सरल घटना नहीं थी अंग्रेजी सरकार के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा, जैसे जैसे इस आंदोलन ने गति पकड़ी तो अनेक प्रकार के किसान, चाहे वो लगान से परेशान थे या एक प्रकार से मैं कहूं कि उच्च वर्ग के जो संपन्न जागीरदार थे, ताल्लुकदार थे, जमींदार थे, उनके अत्याचारों से परेशान थे, वो महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ गए। भारत के उद्योगपति, जब ये आंदोलन आरंभ हुआ तो भारत के उद्योगपतियों ने भी, चाहे वो पुरुषोत्तम दास हो, चाहे बिड़ला जी हो, उन्होंने पैसे से भी महात्मा गांधी जी की इस आंदोलन में मदद की। लेकिन जो औद्योगिक श्रमिक थे उनका रुझान इस आंदोलन की तरफ इतना ज्यादा नहीं था, नागपुर को छोड़ करके। लेकिन फिर भी यह आंदोलन अपने शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा पीक पर था और अनेक प्रकार के अंग्रेजी अत्याचारों ने, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोभ लालच से लोगों को अपनी तरफ करना हो या खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे महात्मा गांधी के समर्थक को जेल में डालना हो, गांधी जी के विरुद्ध, हम कहें कि कांग्रेस के विरोधी
इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अनेक प्रकार के हथकंडों को अपनाया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि एक बार फिर महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, बंद करने का निर्णय ले लिया। क्यों? क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत जो राजनीतिक विरोधी थे या जो राजनीतिक नेता थे उनकी रिहाई अंग्रेजी सरकार करने के लिए राजी हो गई, और गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जाना मंजूर कर लिया। अब यह बात आई गोलमेज सम्मेलन की, तो हम देखेंगे कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। उनके नेतृत्व में किए गए 1930, 1931 और 1932। तो कांग्रेस 1931 के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को प्रतिनिधि बना करके लंदन भेजने का विचार किया, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया या रोक दिया। अब बात आती है कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन क्यों लागू किए गए या क्यों जारी किए गए, इनको आयोजित करने का अंग्रेजी सरकार का क्या उद्देश्य था। तो अंग्रेजी सरकार की यहाँ पर एक प्रकार की चालाक नीति थी कि गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति कम करने के लिए एक तो उन्होंने समझौते के तहत इस आंदोलन को कुछ समय के लिए बंद करवा दिया, क्योंकि एक आंदोलन अगर बंद हो जाता है तो दोबारा शुरू करने में उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें डोमिनियन स्टेट का एक गोलमाल जवाब देकर के अंग्रेजी सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, और ये 1932 वाले सम्मेलन में कांग्रेस ने इसका बायकॉट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 गोलमेज हुए थे सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों में कोई भी हल नहीं निकला भारत के लिए, और ये तीनों ही असफल रहे। लेकिन जब गांधी जी लंदन से भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत में तो अंग्रेजी सरकार ने बड़ी अत्याचारी नीति अपनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया, खान अब्दुल गफ्फार को जेल में डाल दिया, और इस प्रकार से गांधी जी ने भारत में आकर के इस आंदोलन को दूसरा चरण भी शुरू किया। लेकिन 1934 के आते इस आंदोलन की गति धीमी पड़ गई, और यह आंदोलन जिस गति से चला था उस गति को नहीं पा सका, और 1934 के आते महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया या समाप्त कर दिया। तो इसका मेन जो निकल करके आता है वो यही आता है कि ये अंग्रेजी सरकार की एक साजिश थी। अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि भारत में कोई आंदोलन पनपे, और उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिर्फ राजी किया था। इसके बाद बात आती है पृथक निर्वाचिका की। अब आप सबको पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग बन चुका था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो चुकी थी। असहयोग आंदोलन में सिर्फ अंग्रेजों का किसी भी सामान का बहिष्कार किया गया था, लेकिन इसमें तो कानून को तोड़ा गया था। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात क्या रह गई कि मुस्लिम लीग ने 1909 का जो मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम था उसके तहत पृथक निर्वाचिका की मांग को
लागू करवाने की कोशिश की थी पुरजोर, और असहयोग में आंदोलन में मुस्लिम लीग या मुसलमानों ने कांग्रेस का समर्थन भी किया था, लेकिन सभी ने अब कि आंदोलन में वो हालात नहीं थे। तो अब पृथक निर्वाचिका के सवाल पर सभी नेता बटे हुए थे, नेताओं में आपस में विरोधाभाव था। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजी सरकार साजिश के तहत दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाहती थी। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कर ली थी। वो दलित वर्ग का उत्थान करना चाहते थे। वो कहते थे कि कांग्रेस का झुकाव उच्च जातियों की तरफ है, इसलिए दलितों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और इनके लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी को इस चीज का पता लगा तो उसको इस बात में, या गांधी जी को इस बात में अंग्रेजों की मंशा समझ में आ रही थी, तो वो अनशन पर बैठ गए। 1932 में सितंबर 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ। उसके तहत गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ लिया और गांधी जी भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत पृथक निर्वाचिका की मांग दलितों के लिए अंबेडकर ने छोड़ दी। अब उनका चुनाव भी सामान्य श्रेणी के तहत होता था, लेकिन उनकी सीटें कुछ स्थानों पर सुरक्षित कर दी गई। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के उस समय बहुत बड़े नेता बन चुके थे, उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी केवल हिंदुओं का भला चाहती है। अगर मुस्लिम लीग को डर था, या मैं कहूं कि मोहम्मद अली जिन्ना को डर था कि अगर कांग्रेस भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद स्थापित हो जाती है तो यहां अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होगा, अल्पसंख्यकों को सरकार से दूर कर दिया जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि भारत में पृथक निर्वाचिका के तहत चुनाव हो और विधायिका की जो स्थापना हो उसमें मुसलमानों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहे। इसलिए ये आपस में बटे हुए थे। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में आपस में नेता ही एक दूसरे के विरुद्ध थे और वो अपने अपने समुदाय को आगे लेके आने के लिए प्रयास कर रहे थे। अब बात आती है भारत में राष्ट्रवाद के लिए किस प्रकार के कदम उठाए गए, कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए किस प्रकार से काम हुए। तो हम यहां करेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव, इसका अर्थ क्या है कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किस प्रकार से जगा या जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के लिए कुर्बान होने की, न्यौछावर होने की, मर मिटने की भावना। लेकिन हम देखते हैं कि सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे जगाया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से भारत की एक अद्भुत सभ्यता और संस्कृति रही है। हम विश्व गुरु के रूप में जाने गए, लेकिन अंग्रेजी सरकार हमें क्या समझी कि ये अनपढ़ लोग हैं, आदिम लोग हैं, इनको राज चलाने का ज्ञान नहीं है। इसलिए भारतीय जनता में इस बात का संदेश गया कि हमें अपने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार से कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद वंदे मातरम की स्थापना की। वंदे मातरम
गीत लिखा और इसको अपनी पुस्तक आनंद मठ में शामिल किया। अब हम देखते हैं कि वंदे मातरम गीत, अंग्रेजों के खिलाफ वंदे मातरम के गीत एक प्रकार की विरोध का परिचायक बन गया। स्वदेशी आंदोलन के समय इस गीत को बढ़ चढ़ करके गाया गया। अंग्रेजी सरकार वंदे मातरम का विरोध करने पर उतारू हो गई और इस गीत के माध्यम से भारतीयों में एक अपार श्रद्धा का संचय हुआ। दूसरी तरफ अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि बनाई, एक चित्र बनाया भारत माता, जिसमें भारत माता को सन्यासिनी के तौर पर दिखाया गया, जिसके चेहरे के भाव, तेज, गुण एक प्रकार से त्याग की परिचायक थे। और उस भारत माता की प्रतिमा ने क्रांतिकारियों में या देशवासियों में एक ऐसा संचार पैदा किया, एक ऐसा तेज पैदा किया, जिसके कारण प्रत्येक भारतवासी उसको यह समझने लग गया कि हम अपनी भारत माता की बेटियों को अंग्रेजी साम्राज्य से किस प्रकार से छुटकारा दिलाएं। उसी समय के दौर में एक झंडा, स्वदेशी आंदोलन के समय एक झंडा तैयार किया गया। उस झंडे में 3 रंग शामिल थे, लाल, पीला और हरा। इन 3 रंगों के माध्यम से लाल, पीला और हरा 3 रंगों के एक तिरंगा या झंडा तैयार किया गया, एक ध्वज तैयार किया गया। उसके साथ साथ इसमें भारत के जो 8 स्टेट थे, 8 जो राज्य थे, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 कमल के फूल दर्शाए गए। इसके अलावा उसमें हिंदू और मुसलमान के लिए अर्धचंद्र उसमें दिखाया गया, अर्धचंद्र दिखाया गया। एक ऐसा ही झंडा 1921 के दौर में महात्मा गांधी जी ने तैयार किया। महात्मा गांधी जी ने तैयार किया। उस झंडे की विशेषता यह थी कि उसमें भी 3 रंग थे, उसमें लाल, हरा और सफेद शामिल किया गया। लाल, हरा और सफेद शामिल किया गया। इसके साथ साथ उसमें चरखे को भी स्थान दिया गया। आप देखते हैं, अब सबसे बड़ी बात है कि चरखे को क्यों स्थान दिया गया? क्योंकि चरखा है वो मानव श्रम का उदाहरण था। क्योंकि सूती वस्त्र जब भारतीय कोई व्यक्ति मिलों से नहीं खरीद पाता था, तो भारतीय अपने हाथ से मेहनत करके चरखे के माध्यम से कपड़े बनाते थे, कपड़े बुनते थे। इसलिए इस चरखे को उस झंडे में स्थान दिया गया और पूरे स्वाधीनता संघर्ष में ये झंडा एक प्रकार से आंदोलन का प्रतीक बन गया। अब हम इसमें देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से दूसरे समुदायों ने भी अपना विशेषकर योगदान दिया, जैसे महिलाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं जो हैं, उन्होंने चाहे कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके महात्मा गांधी जी का साथ दिया। हम देखते हैं कि शहरों की जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, वो किसी भी तौर पर आंदोलन में मर मिटने के लिए गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चली। इसी तरीके से गांव में जो संपन्न किसान थे, उनकी जो महिलाएं थी, चाहे भले वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी जी के एक आह्वान पर अनेक प्रकार के कानूनों को तोड़ा है और उन्होंने पिकेटिंग की है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया है, उनको जलाया है। इसके अतिरिक्त भारतीय सामुदायिक
तंत्र में एक बड़ी सोच रखने वाले महात्मा गांधी जी ने अनेक प्रकार से दूसरे समुदायों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। जब हम ये पढ़ते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग कि भारतीय महिलाओं ने दूसरी महिलाओं के तौर पर, मतलब भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में, और अभी हम जो चैप्टर में पीछे पढ़े कि फ्रांसीसी क्रांति में, या दूसरे जो पहले इसमें अपने चैप्टर के साथ जुड़ा होता था इंडो चाइना में राष्ट्रवाद, उन महिलाओं के साथ जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय महिलाओं ने प्राचीन काल से ही अपने देश के लिए प्राणों की आहुति या राष्ट्रवाद के लिए एक विशेष योगदान दिया है। चाहे उसमें हम प्राचीन 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को पढ़ते हैं, या हमारे किसी भी आंदोलन में, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया है और देश को आजाद करवाने के लिए, स्वाधीनता दिलाने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, उसमें अंग्रेजों की जो जुल्म नीतियां हैं, जो अत्याचारी नीतियां हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और महात्मा गांधी जी का एक व्यक्तित्व जिसके कारण भारत में अनेक प्रकार के आंदोलन चले। जब हम इसके आगे की तरफ पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने इसके बाद के दौर में चाहे अनेक प्रकार के विरोध प्रदर्शन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। देशवासियों ने देश को आजाद करवाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और वो राष्ट्रवाद का पूर्ण रूप से जो चेहरा दिखा वो हमें 1947 में देश की स्वतंत्रता में देखने को मिला। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ सकते हैं कि भारत में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए गए, चाहे वो 1920 का असहयोग आंदोलन हो, चाहे 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो। उसमें महात्मा गांधी जी ने समय समय पर लोगों को जागरूक किया, भारतीयों को अपने साथ जोड़ा, और जो 1947 में देश की स्वतंत्रता के लिए हमें देखने को मिला। इस प्रकार हम इस चैप्टर में आज इतना पढ़ते हैं कि भाई भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का विकास हुआ और भारत स्वाधीनता की ओर बढ़ा।